तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सांग-ची 2 मूवी के बारे में। सांग-ची जो कि एक जैसे मार्वल स्टूडियो की फ्रेंचाइजी में हमें एक मूवी देखने को मिली थी जो कि 2021 में 9 अगस्त 2021 में देखने को मिली थी। उसी का दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ उसके प्री प्रोडक्शन, रीजन, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स 2021 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है और इसमें शांग-ची नाम का एक किरदार है। मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की 25वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने किया है, जिसकी पटकथा उन्होंने डेव कैलाहम और एंड्रयू लैनहम के साथ लिखी है और इसमें सिमू लियू ने शांग-ची की भूमिका निभाई। साथ ही अक्वाफिना, मेंगर झांग, फाला चेन, फ्लोरियन मुंटेनू, बेनेडिक्ट वोंग, यूएन वाह, मिशेल यो, बेन किंग्सले और टोनी लेउंग भी हैं। फिल्म में शांग-ची को अपने अतीत का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है जब उसके पिता वेनवू लेउंग, जो टेन रिंग्स आतंकवादी संगठन के नेता हैं, शांग-ची पर आधारित एक फिल्म ने 2001 में विकास में प्रवेश किया, लेकिन दिसंबर 2018 तक काम शुरू नहीं हुआ जब कैलाहम को काम पर रखा गया। क्रेटन मार्च 2019 में शामिल हुए और फिल्म का शीर्षक और मुख्य कलाकारों की घोषणा जुलाई में की गई। इससे फिल्म का टेन रिंग्स संगठन से संबंध का पता चला, जो पहले MCU में दिखाई दिया था और इसके नेता वेनवू को समस्याग्रस्त कॉमिक बुक पात्रों फू मांचू और मैंडरिन से रूपांतरित किया गया था। शांग-ची और द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स एक एशियाई निर्देशक और मुख्य रूप से एशियाई कलाकारों वाली पहली मार्वल स्टूडियोज फिल्म है। फिल्मांकन सिडनी में फरवरी 2020 में शुरू हुआ, लेकिन मार्च में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया। अगस्त में उत्पादन फिर से शुरू हुआ और अक्टूबर में समाप्त हुआ, सैन फ्रांसिस्को में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ। शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का प्रीमियर हॉलीवुड, लॉस एंजल्स में 16 अगस्त 2021 को हुआ और इसे MCU के चौथे चरण के भाग के रूप में 3 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया। इसने दुनिया भर में $432 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2021 की नवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की, जिनमें से कई ने एशियाई संस्कृति की खोज और प्रतिनिधित्व की प्रशंसा की, जिसने फिल्म को बाकी MCU से अलग किया, साथ ही एक्शन दृश्यों और लेउंग के प्रदर्शन की भी। फिल्म को 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए नामांकन सहित विभिन्न प्रशंसाएं मिलीं। कथानक: 1000 साल पहले जू वेनवू ने रहस्यमयी 10 छल्लों की खोज की जो अमरता सहित दैवीय शक्तियां प्रदान करते हैं। उन्होंने 10 छल्लों का संगठन स्थापित किया, इतिहास में राज्यों पर विजय प्राप्त की और सरकारों को गिराया। 1996 में वेनवू तालों की खोज करता है, एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पौराणिक जानवर रहते हैं। वह एक जादुई जंगल से होते हुए गांव के प्रवेश द्वार तक जाता है, लेकिन एक संरक्षक यिंगली द्वारा रोक दिया जाता है। दोनों जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन तालो गांव वाले वेनवू को अस्वीकार कर देते हैं, इसलिए ली उसके साथ जाने का फैसला करता है। वे शादी करते हैं और उनके 2 बच्चे हैं, शांग-ची और जियालिंग। वेनवू अपने संगठन को छोड़ देता है और 10 छल्लों को बंद कर देता है। जब शांग-ची 7 साल का होता है, तो वेनवू के दुश्मनों आयरन गैंग द्वारा ली की हत्या कर दी जाती है। वेनवू एक बार फिर अंगूठियां पहनता है, आयरन गैंग का नरसंहार करता है और अपने संगठन का नेतृत्व फिर से शुरू करता है। वह शांग-ची को मार्शल आर्ट में क्रूर प्रशिक्षण से गुजरने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जियालिंग को प्रशिक्षण नहीं लेने देता, जिससे उसे गुप्त रूप से खुद को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब शांग-ची 14 साल का होता है, तो वेनवू उसे आयरन गैंग के नेता की हत्या करने के लिए भेजता है। अपना मिशन पूरा करने के बाद एक सदमे में डूबा शांग-ची सैन फ्रांसिस्को भाग जाता है और शॉन नाम अपनाता है। वर्तमान समय में शांग-ची अपनी सबसे अच्छी दोस्त कैटी के साथ पार्किंग वैलेट के रूप में काम करता है। उन पर टेन रिंग्स संगठन द्वारा एक बस पर हमला किया जाता है, जो ली द्वारा शांग-ची को दिया गया एक पेंडेंट चुरा लेते हैं। शांग-ची शियालिंग को खोजने के लिए मकाऊ जाता है। उसे डर है कि टेन रिंग्स उसके मैचिंग पेंडेंट के पीछे पड़ जाएंगे। वह कैटी को अपना अतीत बताता है, जो उसकी मदद करने पर जोर देती है।
वे शियालिंग को एक गुप्त फाइट क्लब में पाते हैं जिसे उसने 16 साल की उम्र में वेनवू से भागने के बाद स्थापित किया था। 10 रिंग्स फाइट क्लब पर हमला करते हैं और वेनवू शांगची, कैटी, शियालिंग और उसके पेंडेंट को पकड़ने के लिए पहुंचता है। 10 रिंग्स के परिसर में वेनवू पेंडेंट का उपयोग करके तालों की ओर जाने वाला एक रहस्यमय नक्शा प्रकट करता है। वेनवू बताता है कि उसने ली को पुकारते हुए सुना है और उसका मानना है कि उसे सीलबंद गेट के पीछे तालों में बंदी बनाकर रखा गया है। जब तक वे उसे रिहा नहीं करते, वह गांव को नष्ट करने की योजना बनाता है। जब उसके बच्चे और कैटी विरोध करते हैं, तो वह उन्हें कैद कर लेता है। वे पूर्व अभिनेता ट्रेवर स्लेटरी से मिलते हैं, जिन्हें 10 रिंग्स ने वेनवू का रूप धारण करने के लिए कैद किया था, और उनके हुंडन साथी मॉरिस। वे भाग जाते हैं और मॉरिस उन्हें तालों तक ले जाता है, जो विभिन्न चीनी पौराणिक प्राणियों के साथ एक अलग आयाम में मौजूद है। मार्वल स्टूडियोज ने मार्च 2019 में फिल्म का निर्देशन करने के लिए जापानी अमेरिकी फिल्म निर्माता डेस्टिन डैनियल क्रेटन को काम पर रखा। डेबोरा चाउ, जिन्होंने पहले मार्वल टेलीविजन के आयरन फिस्ट और जेसिका जोन्स सीरीज के एपिसोड का निर्देशन किया था, जस्टिन टिपिंग और एलन यांग पर भी विचार किया गया था। 59 क्रेटन को पहले एक सुपरहीरो फिल्म का निर्देशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक ऐसी दुनिया और चरित्र बनाने में मदद करने के लिए इस परियोजना के लिए आकर्षित किया गया था जिसे एशियाई बच्चे देख सकें और खुद को उसमें देख सकें। 7 उनकी पिच में चीनी, दक्षिण कोरियाई, जापानी और अन्य एशियाई सिनेमा से दृश्य प्रेरणा शामिल थी, जिसमें एनीमे भी शामिल था, ताकि एक ऐसे स्वर को उजागर किया जा सके जो जीवन के नाटक और दर्द को दिखाए, लेकिन जीवन के हास्य को भी दिखाए। 60 अप्रैल में मार्वल स्टूडियोज और ऑस्ट्रेलियाई कला मंत्री मिच इस प्रोडक्शन को ऑस्ट्रेलियाई सरकार से एकमुश्त फंडिंग में $24 मिलियन, $18 मिलियन मिले, साथ ही $10 मिलियन, $8 मिलियन मेड इन NSW स्टेट फंड से भी समर्थन मिला। इस प्रोडक्शन से ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के लिए $150 मिलियन, $113 मिलियन और साथ ही 4,700 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद थी, जबकि लगभग 1,200 स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलेगा। 61 न्यू साउथ वेल्स के कला मंत्री डॉन हार्विन ने जुलाई में पुष्टि की कि यह फिल्म शांगची थी और इसे मार्वल स्टूडियोज के थॉर लव एंड थंडर 2022 के साथ बैक टू बैक बनाया जाएगा। 62 शांगची का निर्माण 2020 की शुरुआत में शुरू होने और उसी साल के अंत में पूरा होने वाला था। 63 पूर्व उत्पादन ढलाई। मार्वल स्टूडियोज ने जुलाई 2019 के मध्य में शांगची की भूमिका के लिए 20 के दशक के अभिनेताओं का परीक्षण शुरू किया। 64 जिसमें लुइस टैन और सिमू लियू शामिल हैं। 65 टैन ने पहले आयरन फिस्ट में झोउ चेंग का किरदार निभाया था। 65 स्टूडियो इस बात पर अड़ा था कि किरदार के ऑडिशन के लिए अभिनेता चीनी मूल के हों। 64 ऑडिशन प्रक्रिया में पहले लियू पर विचार किया गया था और जब क्रिएटिव को भूमिका के लिए कास्ट करना मुश्किल हो रहा था तो उन्हें दूसरे ऑडिशन के लिए वापस लाया गया था। 51 14 जुलाई को उनका फिर से परीक्षण हुआ और 16 जुलाई को आधिकारिक तौर पर उन्हें कास्ट कर लिया गया। 6 ऑक्वाफिना, जो फिल्म के लिए चुने गए पहले अभिनेता थे, ने संभावित अभिनेताओं के साथ केमिस्ट्री टेस्ट किया। 9 लियू और अक्वाफिना की कास्टिंग की घोषणा क्रेटन और निर्माता फीगे ने 20 जुलाई को मार्वल स्टूडियोज के सैन डिएगो कॉमिक-कॉन पैनल में की, जहां फिल्म का पूरा शीर्षक शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स घोषित किया गया। फीगे ने इस शीर्षक और 10 रिंग्स संगठन के बीच संबंध का उल्लेख किया जो पूरे MCU में दिखाई दिया था। उन्होंने कहा कि समूह के नेता मैंडरिन को इस फिल्म में पेश किया जाएगा और टोनी लेउंग को भूमिका में लिया गया है। 6 क्रेटन लेउंग को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें संदेह था कि वह भूमिका स्वीकार करेंगे। इस हिचकिचाहट के बावजूद निर्माता जोनाथन श्वार्टज ने लेउंग से संपर्क करने का फैसला किया और उन्होंने क्रेटन के साथ बैठक के बाद भूमिका स्वीकार कर ली। 66 दिसंबर में फीज ने कहा कि फिल्म में मुख्य रूप से एशियाई कलाकार होंगे। 67 एक महीने बाद मिशेल योह ने फिल्म में एक भूमिका के लिए बातचीत शुरू की। यह एलेटा ओगॉड से अलग किरदार के लिए था, जिसे योह ने मार्वल के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 2017 में संक्षेप में चित्रित किया था। 68 जेसिका हेनविक, जिन्होंने पहले आयरन फिस्ट में कोलिन विंग का किरदार निभाया था, को फिल्म में जियालिंग की भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा गया था।
69, लेकिन उन्हें द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस 2021 में बग्स की भूमिका की पेशकश की गई थी। संबंधित स्टूडियो द्वारा भूमिकाओं में से एक का चयन करने के लिए अल्टीमेटम दिए जाने के बाद हेनविक ने रिसरेक्शंस भाग को चुना। 70 यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि उन्हें भविष्य के एमसीयू प्रोडक्शन में विंग की भूमिका को फिर से करने की उम्मीद थी। 17 किंग्सले ने फिल्म में स्लेटरी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 71 चरित्र के समावेश की योजना पहले से ही बनाई गई थी ताकि एमसीयू में मंदारिन कौन है के संदर्भ को पूरी तरह से तलाशने में मदद मिल सके। 72 श्वार्ट्ज ने स्लेटरी को एक गुप्त हथियार कहा जिसका परिचय फिल्म के बीच में इसे एक अलग दिशा में ले जाता है और हास्य राहत प्रदान करता है। टोनी लेउंग जू वेनवू शांगची और जियालिंग के पिता और 10 रिंग्स के नेता। 17 वेनवू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के लिए बनाया गया एक मूल चरित्र है जो शांगची के मूल कॉमिक बुक पिता फू मांचू की जगह लेता है, जो नस्लवादी रूढ़ियों से जुड़ा एक समस्याग्रस्त चरित्र है जिसके लिए मार्वल स्टूडियोज के पास फिल्म के अधिकार नहीं हैं। 6-7 फिल्म में वेनवू ने कई अलग अलग नाम लिए हैं जिसमें द मैंडरिन भी शामिल है, जो एक ऐसा नाम है जिसे निर्माता जोनाथन श्वार्ट्ज ने अपने कॉमिक बुक इतिहास के कारण दर्शकों की अपेक्षाओं के साथ कहा था। उन्होंने कहा कि वेनवू कॉमिक बुक संस्करण की तुलना में अधिक जटिल और स्तरित चरित्र था। 7 क्रेटन ने कहा कि मैंडरिन के कॉमिक बुक चित्रण के समस्याग्रस्त पहलू थे जिन्हें वह बदलना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि लेउंग ने मानवता और प्रेम को भूमिका में लाकर एशियाई रूढ़ियों और एकायामी चित्रण से परहेज किया। 7-12-35 वेनवू को अपने बुरे फैसलों के लिए संबंधित कारणों के साथ एक पूरी तरह से महसूस किए गए मानव के रूप में वर्णित किया। 12 लेउंग चरित्र को खलनायक के रूप में नहीं देखना चाहते थे, इसके बजाय वह उन कारणों का पता लगाने की उम्मीद कर रहे थे कि वह इतिहास वाला एक आदमी है जो प्यार पाने के लिए तरसता है, उसे एक समाजोपथ, एक नार्सिसिस्ट और एक धर्मांध के रूप में वर्णित करता है। 36 मुख्य रूप से हांगकांग एक्शन सिनेमा में लंबे करियर के बाद यह लेउंग की पहली हॉलीवुड फिल्म थी। 21 फिल्म में दिखाई देने वाले अन्य लोग हैं जॉन के रूप में रोनी चिएंग, जियालिंग का दाहिना हाथ और उसके भूमिगत लड़ाई क्लब में उद्घोषक, कैटी की मां श्रीमती चेन के रूप में जोडी लॉन्ग, कैटी के भाई रुइहुआ के रूप में डलास लियू, चांसलर हुई के रूप में पॉल हे, कैटी की दादी के रूप में त्साई चिन। 17 डेथ डीलर के रूप में एंडी ले, वेनवू के हत्यारों में से एक जिसने शांगची को उसकी युवावस्था में प्रशिक्षित किया था। 37 स्टेफनी हसू और कुणाल दुधेकर सू और जॉन के रूप में शांगची और कैटी के विवाहित मित्र। 17 जैक चेरी क्लेव के रूप में एक बस सवार जो शांगची की लड़ाइयों में से एक का लाइव स्ट्रीम करता है। 2017 के स्पाइडरमैन होमकमिंग में एक सड़क विक्रेता की भूमिका निभाने के बाद 17 38 और डी बेकर मॉरिस की आवाज के रूप में एक हुंडन जो स्लेटर से दोस्ती करता है। 39 जेड जू ने ब्लैक विडो 2021 से हेलेन नामक एक ब्लैक विडो के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 40 जबकि टिम रोथ अपने द इनक्रेडिबल हल्क 2008 के चरित्र एमिल ब्लोंस्की बटा एबोमिनेशन के लिए बिना श्रेय के स्वर प्रदान करते हैं। 41-42 मार्क रफालो और ब्री लार्सन बिना श्रेय के मिड क्रेडिट सीन में दिखाई देते हैं। ब्रूस बैनर और कैरल डेनवर्स बटा कैप्टन मार्वल की अपनी संबंधित एमसीयू भूमिकाओं को दोहराते हुए। 43 उत्पादन विकास मार्वल प्रोडक्शंस की पूर्व अध्यक्ष और सीईओ मार्गरेट लोएश के अनुसार स्टैन ली ने 1980 के दशक में अभिनेता ब्रैंडन ली और उनकी मां लिंडा ली के साथ मार्वल कॉमिक्स के चरित्र शांगची पर आधारित एक संभावित फिल्म या टेलीविजन श्रृंखला पर चर्चा की थी जिसमें ब्रैंडन ली को चरित्र के रूप में लेने का इरादा था। 44 ब्रैंडन के पिता मार्शल आर्ट के दिग्गज ब्रूस ली 1970 के दशक में मास्टर ऑफ कुंग फू कॉमिक बुक पर अपने कार्यकाल के दौरान शांगची को चित्रित करते समय कलाकार पॉल गुलासी के लिए दृश्य प्रेरणा थे। 45 2001 में स्टीफन नॉरिंगटन ने द एंड्स ऑफ शांगची नामक एक शांगची फिल्म का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 46 47 48 एंग ली 2004 में एक निर्माता के रूप में इस परियोजना में शामिल हुए, लेकिन यह साकार नहीं हुआ और चरित्र के अधिकार मार्वल को वापस कर दिए गए। 47
सितंबर 2005 में मार्वल के अध्यक्ष और सीईओ एवी अराद ने शांगची को नवगठित मार्वल स्टूडियो द्वारा फिल्मों के रूप में विकसित की जा रही 10 संपत्तियों में से एक के रूप में घोषित किया। 49 जब कंपनी ने वितरक के रूप में पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ स्लेट का निर्माण करने के लिए वित्तपोषण प्राप्त किया। 50 मार्वल ने सोचा कि चरित्र अपेक्षाकृत अज्ञात होने के बावजूद एक बेहतरीन फिल्म बना सकता है, क्योंकि कॉमिक पुस्तकों में उसकी बहुत डिज्नी कहानी है। 13 टेन रिंग्स संगठन को मार्वल स्टूडियोज की पहली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) फिल्म आयरन मैन 2008 में उसके नेता मंदारिन के बिना पेश किया गया था। मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे को लगा कि वे आयरन मैन फिल्मों में चरित्र को न्याय नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने टोनी स्टार्क बटा आयरन मैन पर ध्यान केंद्रित किया और इसके बजाय बाद की फिल्म में उसे पेश करने की योजना बनाई। 51 चीनी आधारित फिल्म निर्माण कंपनी DMG एंटरटेनमेंट के पूर्व अध्यक्ष क्रिस फेंटन के अनुसार, जो अपनी फिल्मों के सनिर्माण के लिए मार्वल स्टूडियोज के साथ बातचीत कर रहे थे, मार्वल ने चीनी बाजार के लिए शांगची या मंदारिन की विशेषता वाला एक टीजर बनाने की पेशकश की, जिसे द एवेंजर्स 2012 के अंत में दिखाया जाएगा। DMG ने प्रस्ताव पर रोक लगा दी, क्योंकि कॉमिक्स में मंदारिन के नकारात्मक रूढ़िवादी चित्रण मंदारिन अंततः DMG सनिर्मित फिल्म आयरन मैन 3 2013 में बेन किंग्सले द्वारा चित्रित किया गया दिखाई देगा, लेकिन वह ट्रेवर स्लेटरी नामक एक अभिनेता के रूप में सामने आता है, जिसे मंदारिन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए काम पर रखा गया था। 52 फीज ने महसूस किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि चरित्र का अधिक वफादार संस्करण MCU में मौजूद नहीं था। 51 और इसकी पुष्टि मार्वल वन शॉट लघु फिल्म ऑल हेल द किंग 2014 में की गई थी, जिसमें किंग्सले ने स्लेटरी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई थी। 53 डेस्टिन डैनियल क्रेटन 2019 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में फिल्म का प्रचार करते हुए दिसंबर 2018 तक मार्वल ने एशियाई लीड वाली अपनी पहली फिल्म बनाने के इरादे से शांगची फिल्म के विकास को तेजी से आगे बढ़ाया था। मार्वल ने पटकथा लिखने के लिए चीनी अमेरिकी लेखक डेव कैलाहम को काम पर रखा और फिल्म का संभावित निर्देशन करने के लिए एशियाई और एशियाई अमेरिकी फिल्म निर्माताओं की तलाश शुरू कर दी। स्टूडियो का लक्ष्य एशियाई और एशियाई अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को उनकी संस्कृति से संबंधित विषयों का पता लगाने के लिए कहना था, जैसा कि उन्होंने 2018 की शुरुआत में ब्लैक पैंथर के साथ अफ्रीकी और अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृति के लिए किया था। 55 फिल्म का विकास भी फिल्म क्रेजी रिच एशियन की सफलता के बाद हुआ, जो कि 2018 की शुरुआत में रिलीज हुई थी और जिसके कारण हॉलीवुड स्टूडियो द्वारा कई अन्य एशियाई नेतृत्व वाली संपत्तियों का विकास किया गया था। 56 कैलाहम की पटकथा से कॉमिक बुक कहानी के तत्वों का आधुनिकीकरण करने की उम्मीद थी। 55 जब कैलाहम ने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया, तो वह यह महसूस करते हुए भावुक हो गए कि यह पहला प्रोजेक्ट था जहां उन्हें मेरे अपने अनुभव से, मेरे अपने दृष्टिकोण से लिखने के लिए कहा गया था। 11 जेसिका गाओ, जो बाद में मार्वल स्टूडियोज की टेलीविजन सीरीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ 2022 की मुख्य लेखिका बनी, ने भी फिल्म के लिए एक पिच पेश की। 57 द हॉलीवुड रिपोर्टर के रिचर्ड न्यूबी ने कहा कि यह फिल्म किरदार के लिए एक नया दृष्टिकोण लाकर ब्लैक पैंथर की तरह ही अलग हो सकती है। तालों के लिए चान ने प्राचीन चीनी संस्कृति और डिजाइनों पर शोध किया और कई युगों से तत्वों को लिया, क्योंकि गाव चीनी इतिहास के किसी विशिष्ट समय से नहीं है। इन तत्वों में तांग और सोंग राजवंशों के प्रतीकवाद, शैली और रंग शामिल हैं। गाव के लिए मुख्य प्रतीक लकड़ी, पानी, आग, धातु और पृथ्वी के 5 चीनी तत्व थे। फिल्म के लिए धातु को ड्रैगन तराजू से बदल दिया गया था। इन तत्वों को गांव के सेट के आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। साथ ही पारंपरिक निर्माण तत्वों जैसे बांस, असली और कृत्रिम दोनों बांस का इस्तेमाल किया गया था। गांव को सिडनी के बाहर एक जलाशय के पास एक खुले क्षेत्र में बनाया गया था और गांव की सभी इमारतों की योजना, निर्माण और पोशाक उसी तरह से बनाई गई थी जैसे कि निवासियों द्वारा उनका उपयोग किया जाएगा। 77-78 तालों के ब्रह्मांड में विभिन्न चीनी पौराणिक जीव रहते हैं, जिनमें ड्रैगन, फेंगहुआंग, शिशी, हुंडुन, जुवेईहू और किलिन शामिल हैं। 79-80 एंडी पार्क ने फिल्म के लिए मार्वल स्टूडियोज की दृश्य विकास टीम का नेतृत्व किया और विशेष रूप से शांगची के नायक की पोशाक तैयार की। पोशाक में उसकी अपनी शैली के तत्वों के साथ उसके माता पिता दोनों की शैली का मिश्रण है,
जैकेट तालो ड्रैगन के तराजू से बनी है और यह उसकी मां की ओर से एक उपहार है। उसे फिल्म के अंत में अपने पिता से 10 अंगूठियां मिलती हैं और वह अपने अमेरिकी जूते पहनता है। 81 कॉस्ट्यूम डिजाइनर किम बैरेट ने भी प्राचीन चीनी डिजाइनों पर शोध किया और फिर इन्हें फिल्म की स्टंट जरूरतों के अनुरूप अनुकूलित किया। 82 10 रिंग्स लोगो, जिसे मूल रूप से एमसीयू के लिए डिजाइन किया गया था, उसमें मंगोलियन भाषा के अक्षरों के साथ 10 इंटरलॉक किए गए छल्लों का एक चक्र दिखाया गया था। आयरन मैन 3 में लोगों की उपस्थिति ने मंगोलियन सरकार को नाराज कर दिया, जिसने महसूस किया कि मंगोलियन लिपियों ने देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एक आतंकवादी समूह से आक्रामक रूप से जोड़ा है। शांगची के लिए लोगों को गैराक्रामक चीनी अक्षरों का उपयोग करने के लिए अपडेट किया गया था, जिसमें प्राचीन सी लिपि में लिखी गई ताकत या शक्ति के समानार्थी शब्द शामिल थे। मंगोलिया के पूर्व संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्री ओयुंगेरेल सेदेवदम्बा का मानना था कि यह बदलाव मंगोलियन सरकार की तुलना में चीनी बाजार को खुश करने के लिए अधिक था। 83 वास्तविक 10 अंगूठियों को कॉमिक्स की तरह उंगली की अंगूठियों के बजाय कलाई पर पहनी जाने वाली चूड़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। श्वार्ट्ज ने कहा कि अंगूठियों के लिए कई दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई थी और कॉमिक्सटिक डिजाइन व्यवहार में थोड़ा मूर्खतापूर्ण लग रहा था और यह एमसीयू में दिखाई देने वाले इन्फिनिटी स्टोन्स के समान था। 84 10 रिंग्स कंपाउंड फिल्म में 4 चरणों से गुजरता है जो वेनवू के चरित्र को दर्शाते हैं। यह एक ठंडे किले के रूप में शुरू होता है जिसमें 10 रिंग्स लोगो प्रमुखता से दिखाई देता है। फिर कंपाउंड चमकीले रंगों, बगीचों, तालो गांव के डिजाइन तत्वों और 10 रिंग्स लोगो की जगह एक फीनिक्स के मोज़ेक के साथ एक पारिवारिक घर बन जाता है। फिर रंग को सेट से हटा दिया गया ताकि इसे उजाड़ खोल बनाया जा सके, क्योंकि वेनवू अपनी पत्नी की मृत्यु पर शोक मनाता है। और अंत में जियालिंग के फाइट क्लब के तत्वों को टक्रेडिट दृश्य में पेश किया जाता है, क्योंकि वह कंपाउंड को अपने कब्जे में ले लेती है और इसे अपना बना लेती है। फिल्माने प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2020 में शुरू हुई। 85 86 सिडनी में फॉक्स स्टूडियो ऑस्ट्रेलिया में और न्यू साउथ वेल्स राज्य भर में लोकेशन पर शूटिंग। 61 वर्किंग टाइटल स्टीम बोट के तहत। 87 विलियम पोप ने फिल्म के लिए सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया। एरी एलेक्सा एलएफ पर शूटिंग की। 88 क्रेटन ने पोप को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि सिनेमेटोग्राफर की शैली स्वाभाविक और ऊंची दोनों हो सकती है, और पोप के द मैट्रिक्स 1999 पर काम के कारण, जिसके बारे में क्रेटन का मानना था कि एशियाई और एशियाई अमेरिकी पात्रों पर केंद्रित एक एमसीयू फिल्म के लिए सही टोन था। 63 पोप पहले से ही क्रेटन के साथ उनकी फिल्म शॉर्ट टर्म 12 2013 से प्रभावित होने के बाद काम करना चाहते थे। 89 क्रेटन को अपने निर्देशन के लिए जैकी चैन की फिल्मोग्राफी, आईपी मैन सीरीज, ताई ची मास्टर 1993 और कुंग फू हसल 2004 से मार्शल आर्ट और कुंगफू शैलियों में दूसरों के बीच प्रेरणा मिली। 12 साथ ही एनीमे और वीडियो गेम भी। 46 12 मार्च को जब स्टूडियो ने कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मों का निर्माण रोकना शुरू कर दिया था, क्रेटन ने संभावित रूप से इसके संपर्क में आने वाले लोगों के साथ मिलकर काम करने के बाद खुद को कोरोना वायरस के लिए परीक्षण कराने का फैसला किया। 86 90 क्रेटन के नवजात शिशु होने के कारण यह एक एहतियात था और इन परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने खुद को अलग कर लिया। 90 बाद में परीक्षण नकारात्मक आया। 86 जब क्रेटन खुद को अलग कर रहे थे तब मार्वल ने फिल्म के लिए पहली यूनिट का उत्पादन निलंबित कर दिया था, लेकिन अन्य पहलुओं जैसे दूसरी यूनिट को सामान्य रूप से जारी रखने का इरादा था। 90 13 मार्च को फिल्म के बाकी उत्पादन को रोक दिया गया क्योंकि डिज्नी ने अपनी अधिकांश परियोजनाओं पर फिल्मांकन रोक दिया था। 91 92 अप्रैल की शुरुआत में डिज्नी ने महामारी के कारण एमसीयू के चरण 4 की फिल्मों की अधिकांश स्लेट को स्थानांतरित कर दिया, जिससे शांगची की रिलीज की तारीख 7 मई 2021 हो गई। 94 जुलाई 2020 के अंत में फिल्म के लिए सेट बनाने का काम फिर से शुरू हुआ और 2 अगस्त तक सभी कलाकार और चालक दल के सदस्य आने वाले दिनों में शूटिंग शुरू करने के लिए आ गए थे। 94 ऑस्ट्रेलिया लौटने वाले किसी भी कलाकार और चालक दल को ऑस्ट्रेलिया के कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार काम पर लौटने से पहले 2 सप्ताह के लिए संगरोध करना पड़ा। 95 बाद में अगस्त में यो को फिल्म में दिखाई देने की पुष्टि की गई। 96
अगले महीने ब्लैक विडो को मई 2021 की तारीख में स्थानांतरित करने के बाद फिल्म की रिलीज की तारीख को 9 जुलाई 2021 तक पीछे धकेल दिया गया। 9-7 अक्टूबर में सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन हुआ, वह भी स्टीमबोट शीर्षक के तहत। 9-8-77 शूटिंग स्थानों में रूसी हिल, नोए वैली और नोब हिल पड़ोस, साथ ही फिशरमैन का घाट और गिरार्डेली स्क्वायर शामिल थे। 99-100 फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2020 को समाप्त हुआ। लिखना कैलाहम के अलावा क्रेटन और एंड्रयू लैनहम ने कैलाहम और क्रेटन की कहानी से शांगची और द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स की पटकथा में भी योगदान दिया। 28-73 फिल्म को एक व्यापक सुपरहीरो महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया था जो भावनात्मक पारिवारिक नाटक को गुरुत्वाकर्षण विरोधी मार्शल आर्ट एक्शन के साथ जोड़ता है। श्वार्ट्ज ने कहा कि मार्वल कॉमिक्स के भीतर शांगची का अधिकांश आर्क एक पारिवारिक नाटक है और क्रेटन फिल्म के लिए उस तत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, शांगची की टूटी हुई और अपमानजनक पारिवारिक पृष्ठभूमि की खोज करना। लियू ने उल्लेख किया कि शांगची के लिए कॉमिक बुक बैकस्टोरी बैटमैन या स्पाइडरमैन जैसे कॉमिक बुक पात्रों की तरह व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है और इसने फिल्म के लेखकों को कहानी के साथ अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता लेने की स्वतंत्रता दी। क्रेटन और कैलाहम कॉमिक्स में चरित्र के इर्दगिर्द कुछ नस्लीय रूढ़ियों से परिचित थे। लियू ने कहा कि इसमें शामिल सभी लोग इसे रूढ़िबद्ध क्षेत्र में न जाने देने के लिए बहुत संवेदनशील थे। क्रेटन का मानना था कि परिणामी स्क्रिप्ट कॉमिक्स में शुरू किए गए चरित्र के लिए एक वास्तव में सुंदर अपडेट थी। 6 क्रेटन को लगा कि फिल्म एशियाई पहचान के बारे में एक प्रामाणिक कहानी बताती है। 7 कैलाहम ने कहा कि कोई भी एशियाई अमेरिकी आवाज नहीं है और उन्होंने और क्रेटन ने इस बात पर विचार किया कि कैसे फिल्म व्यापक एशियाई प्रवासी से बात कर सकती है और आम तौर पर मनोरंजक होगी लेकिन साथ ही इन सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत भी होगी। 11 कलाकारों में लियू, लेउंग और झांग ने फिल्म की प्रामाणिकता को बढ़ाने के लिए क्रमशः कनाडा, हांगकांग और मुख्य भूमि चीन से आने वाले अपने अनुभवों का योगदान दिया। प्रत्येक दृश्य के बारे में जिन पहलुओं पर चर्चा की गई वे थे कि क्या पात्रों को चीनी मंदारिन या अंग्रेजी में बात करनी चाहिए और विभिन्न घरों में किस प्रकार का भोजन परोसा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह किसके घर का है। फिल्म की शुरुआत पूरी तरह से मंदारिन में वर्णन के साथ होती है। फिल्म में मंदारिन के इस्तेमाल के बारे में क्रेटन ने कहा कि किस भाषा का इस्तेमाल कब करना है, इसका चुनाव हमेशा पात्रों के तर्क और स्वाभाविक रूप से कौन कौन सी भाषा बोलेगा पर आधारित होता है। झांग, जिनकी पहली भाषा मंदारिन है, ने अन्य अभिनेताओं के लिए बोली कोच के रूप में काम किया। शांगची एशियाई अमेरिकियों और भाषाओं के बारे में कुछ नकारात्मक चरित्र चित्रण से निपटता है, इसके पात्रों को एशियाई भाषाओं के विभिन्न ज्ञान के रूप में चित्रित करके, जैसा कि कैटी और चरित्र जॉन के साथ एक आदान प्रदान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जब जॉन कहता है कि वह एबीसी अमेरिकी मूल के चीनी बोलता है। ऐसा ही एक और क्षण है जब शांगची कैटी को अपना नाम उच्चारण करना सिखाता है, जो दर्शकों को शांगची का उचित उच्चारण सीखने में सहायता करने के लिए एक मेटापल के रूप में कार्य करता है। 64 क्रेटन को लगा कि शांगची के इर्दगिर्द कई मजबूत महिलाओं का होना महत्वपूर्ण था जो शांगची और उसके पिता वेनवू, फिल्म का मंदारिन संस्करण के बीच के रिश्ते के विपरीत उसे आगे बढ़ा रही थीं। इन सहायक पात्रों के अपने अपने कथात्मक आर्क भी हैं। 24 क्रेटन की 3 बहनों और उनकी पत्नी ने कैटी, जियालिंग, यिंगनान और यिंगली के पात्रों को प्रेरित करने में मदद की। 75 शांगची और कैटी के बीच के रिश्ते के बारे में बात करते हुए क्रेटन को एक मजबूत, गहरी देखभाल करने वाली दोस्ती दिखाने में सक्षम होने में मजा आया जो सुपरहीरो फिल्मों में शायद ही कभी देखी जाती है। उन्होंने कहा कि 2 पात्रों को एक साथ रोमांटिक रिश्ते में समाप्त करना मजबूरी महसूस होती। 76 यह दृश्य फिल्म में शियालिंग की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और यह उन कई दृश्यों में से एक था जो कहानी में प्रस्तुत लिंगवाद को भी संबोधित करते थे। 24 क्रेटन को लगा कि फिल्म के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में शियालिंग को 10 रिंग्स संगठन का नया प्रमुख बनते देखना उसके जीवन पर नियंत्रण करने की शुरुआत को दर्शाता है। दृश्य के विभिन्न संस्करण पूरे निर्माण में मौजूद थे, इससे पहले कि इसे क्रेडिट के बाद स्थानांतरित किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि यह भविष्य में कहानी कहा जा सकती है। इसके लिए एक रसदार विचार है। 67 डिजाइन सु चैन ने फिल्म के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया।
पहला स्थान जिसे उन्होंने और क्रू ने खोजा वह सैन फ्रांसिस्को था, जहां चैन पहले रहती थी। उन्होंने क्लेमेंट स्ट्रीट, सैन फ्रांसिस्को का पुराना चाइनाटाउन, को पात्रों के घर के रूप में सुझाया क्योंकि इसमें अपेक्षित चाइनाटाउन क्लिच नहीं है। फिल्म का सैन फ्रांसिस्को अपार्टमेंट सेट चैन के पसंदीदा में से एक था क्योंकि यह वास्तविक एशियाई अमेरिकी घरों की सटीकता के कारण था। एक और पसंदीदा एक रेस्तरां सेट था जहां वेनवू अपने दुश्मनों को मारता है, जिसके लिए चैन ने हांगकांग गैंगस्टर फिल्मों से प्रेरणा ली। क्रेटन चाहते थे कि जियालिंग का फाइट क्लब मजेदार हो और डरावना और खतरनाक होने के बजाय उसके चरित्र को दिखाए। चैन ने नोट किया कि जियालिंग के कार्यालय में फूलों और बोल्ड रंगों के साथ खोपड़ियों की कल्पना को जोड़ा गया है और सेट में चरित्र के नारीवादी विचारों को शामिल किया गया है। लड़ाई का मैदान एक अष्टकोणीय है क्योंकि संख्या 8 एशियाई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण है। 67 नृत्य कला। सिडनी में फिल्मांकन से मूल प्लेट ऊपर और बस लड़ाई दृश्य से एक पूरा शॉट नीचे। क्रेटन फिल्म में कई अलग अलग फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करना चाहते थे क्योंकि शांगची को अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था। इनमें क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, 2000 की सुरुचिपूर्ण लगभग अलौकिक वुशु शैली और जैकी चैन की फिल्मों की काइनेटिक लड़ाइयाँ शामिल हैं। जैकी चैन स्टंट टीम के अन्य सदस्यों के साथ स्टंट समन्वयक ब्रैड एलन की देखरेख में विभिन्न शैलियों को सुसंगत बनाने की जिम्मेदारी बन गई। साथ ही हांगकांग एक्शन सिनेमा के तत्वों को शामिल किया गया। 60 श्वार्ट्ज ने कहा कि फिल्म में प्रत्येक फाइटिंग स्टाइल का एक अर्थ था और उन्होंने कहानी को दृश्य रूप से बताने में मदद की। 7 शांगची और द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स एलन को समर्पित है, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया। 102 103 बस में लड़ाई का दृश्य क्रेटन की फिल्म के लिए शुरुआती पिच का हिस्सा था। उन्होंने इसे क्यागर परिदृश्य कहा, जिसने लड़ाई के दृश्यों के प्रकार को समझाने में मदद की, जहां लड़ाई जारी रहने के साथ दाव बढ़ते रहते हैं। एक बार जब फिल्म में अनुक्रम को शामिल करने का फैसला किया गया और इसके लिए योजना बनाना शुरू हुआ, तो क्रेटन ने एलन को बस्टर कीटन जैसी शारीरिक कॉमेडी लड़ाई में लाने का श्रेय दिया, जिसमें सेटअप और भुगतान शामिल थे और दाव बढ़ते हुए लगभग हास्यास्पद स्तर तक थे। 42 स्टंट टीम ने जैकी चैन का एक विशिष्ट संदर्भ जोड़ा, जो इस लड़ाई की शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें शांगची अपनी जैकेट उतारता है, लड़ते समय उसे घुमाता है और फिर से पहनता है। 104 लड़ाई समन्वयक एंडी चेंग ने कहा कि पूरे अनुक्रम की योजना बनाने में 1 साल से अधिक का समय लगा, जिसमें 20 अलग अलग पुनरावृत्तियों से गुजरना पड़ा, जिसमें अधिकांश अंतर बस के भीतर लड़ाई से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना कि बस को कैसे 2 हिस्सों में काटा जाएगा और उसके इर्दगिर्द लड़ाई की कोरियोग्राफी करना सबसे कठिन काम था। 105 स्टंट टीम ने अनुक्रम की योजना बनाते हुए 10 से 15 अलग अलग स्टंटविज संपादन किए। 58 सीक्वेंस के अंदरूनी दृश्यों को फिल्माने के लिए 2 बसों को सिडनी भेजा गया था। इन बसों को अलग किया गया और 15 फीट 4.6 मीटर ऊंचे जिम्बल और 3.3 फीट 1.0 मीटर ऊंचे जिम्बल पर फिर से जोड़ा गया। सुरक्षा के लिए ज्यादातर समय खिड़कियों और सीटों को हटा दिया गया। 77 105 जब कोविड के लिए उत्पादन बंद हो गया, तब सीक्वेंस आंशिक रूप से पूरा हो गया था, जिसमें शामिल लोगों को उत्पादन फिर से शुरू होने पर रीट्यून करने की आवश्यकता थी। 105 आंतरिक दृश्यों के लिए फिल्मांकन में लगभग 6 सप्ताह लगे। 88 बाहरी दृश्यों को सैन फ्रांसिस्को में फिल्माया गया था, महामारी के कारण एक अलग चालक दल के साथ। 77 विजुअल इफेक्ट्स टीम ने दूर से शूट की योजना बनाई ताकि यूनिट को वह फुटेज मिल सके जिसकी जरूरत थी। 88 104 पूरे अनुक्रम को ट्रैकिंग और समायोजन करने में मदद के लिए 48 FPS में शूट किया गया था और फिर वापस 24 FPS में परिवर्तित कर दिया गया था। धीमी गति में शॉट्स को एक फैंटम कैमरा का उपयोग करके 250 FPS पर शूट किया गया था। 88 यह अनुक्रम सैन फ्रांसिस्को में एक वास्तविक चौराहे पर समाप्त होता है, जिसे आंशिक रूप से सिडनी में फिल्माया गया था और दृश्य प्रभाव टीम द्वारा सैन फ्रांसिस्को के फुटेज के साथ जोड़ा गया था। 77 क्रेटन ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को के लिए अनुक्रम कितना सटीक था, इसमें कुछ फर्जीवाड़े थे। आप 6 मिनट तक सीधे ढलान पर नहीं जा सकते, लेकिन यह ज्यादातर एक वास्तविक मार्ग पर आधारित था। 104 चैन द्वारा सुझाया गया।
77 बस का मतलब मुनी बस है, लेकिन अलग ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया गया क्योंकि वह कंपनी दुर्घटनाग्रस्त बस के साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। 104 क्रेटन ने शुरू में लेउंग से कहा कि वेन्वू के 10 छलों के उपयोग के कारण उन्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अभिनेता के पास अंततः कई लड़ाई के दृश्य थे और उनके लिए तैयार होने के लिए केवल 2 सप्ताह का समय था। उन्होंने कहा कि एक्शन फिल्मों में अभिनय करने के उनके अनुभव के कारण यह मुश्किल नहीं था। 21 चरित्र का पहला एक्शन दृश्य जहां वह यिंग ली के प्यार में पड़ जाता है। हीरो 2002 जैसी फिल्मों की वुक्सिया शैली से विशिष्ट प्रेरणा ली, जिसमें लेउंग ने अभिनय किया था। 21 नवासी 106 और उन्होंने कहा कि दृश्य को फिल्माने से उन्हें अपने शुरुआती करियर की याद आ गई। 21 मकाऊ में जियालिंग के फाइट क्लब के बाहर मचान पर लड़ाई को ब्लू स्क्रीन के खिलाफ कई मचानों पर फिल्माया गया था। 88 एनीमे सीरीज ड्रैगन बॉल जेड से कामेहामेहा हमला शांगची और वेन्वू के बीच अंतिम लड़ाई के लिए एक प्रेरणा थी, जिसे क्रेटन ने भी अपनी पिच में शामिल किया था। डाक उत्पादन नेट सैंडर्स और एलिजाबेथ रोनाल्ड्सडॉटर ने एरी यून के साथ फिल्म में सहसंपादक के रूप में काम किया। 108 दिसंबर 2020 में मार्वल ने कई कलाकारों के लिए भूमिकाओं का खुलासा किया, जिसमें शांगची की दोस्त कैटी के रूप में अक्वाफिना, जियांग नान के रूप में योह और जॉन जॉन के रूप में चियनग शामिल थे। उन्होंने जियालिंग के रूप में झांग, जियांग ली के रूप में फाला चेन और रेजर फिस्ट के रूप में फ्लोरियन मुंटेनू की कास्टिंग की भी घोषणा की। 109 मुंटेनू को मार्वल स्टूडियो द्वारा क्रीड 2 2018 में उनकी भूमिका से प्रभावित होने के बाद कास्ट किया गया था। 110 मार्च 2021 में फिल्म की रिलीज की तारीख को एक बार फिर 3 सितंबर 2021 तक पीछे धकेल दिया गया। जून 2021 में फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर से पता चला कि बेनेडिक्ट वोंग अपनी एमसीयू भूमिका वोंग को फिर से निभाएंगे और चरित्र एबोमिनेशन उनके साथ दिखाई देगा। 29 113 एबोमिनेशन पहली बार द इनक्रेडिबल हल्क 2008 में टिम रोथ द्वारा चित्रित किया गया था। 114 और रोथ शांगची में चरित्र के लिए बिना श्रेय के स्वर प्रदान करने के लिए लौट आए। 41-42 फीज ने अपने अंतिम एमसीयू उपस्थिति के एक दशक से अधिक समय बाद एबोमिनेशन में लौटने का आनंद लिया, खासकर प्रशंसकों ने ट्रेलर में संदर्भ को पहचानने और गले लगाने के बाद। 29 गाओ द्वारा शी हल्क अटॉर्नी 8 लॉ में उनके लिए एक स्टोरीलाइन बनाने के बाद पात्रों को फिल्म में जोड़ा गया था, ताकि दर्शकों को एबोमिनेशन की याद दिलाई जा सके। 115-116 वोंग फिल्म और इसके एशियाई कलाकारों का हिस्सा बनकर रोमांचित थे। उन्होंने एशियाई उत्कृष्टता की मेज पर बैठने के लिए उत्साह व्यक्त किया। 117-118 फिल्म का मिड क्रेडिट सीन, जिसमें मार्क रफालो ब्रूस बैनर के रूप में और ब्री लार्सन कैरल डेनवर्स के रूप में है। क्रेटन द्वारा 10 छलों की उत्पत्ति को छेड़ने के लिए उत्पादन में देर से कल्पना की गई थी। छलों के लिए कई मूल लिखे गए थे, लेकिन कैलाहम ने कहा कि इनमें से किसी ने भी फिल्म की कहानी में कोई फर्क नहीं डाला, इसलिए उन्होंने मूल को अस्पष्ट छोड़ने का फैसला किया, जिसका मतलब था कि इसे बाद के एमसीयू प्रोजेक्ट में संबोधित किया जा सकता था। 43 क्रेटन को उम्मीद थी कि वे वोंग को दृश्य में दिखा सकते हैं और उसे शांगची और कैटी के साथ कराओके में होटल कैलिफोर्निया गाने के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन यह अनिश्चित था कि पोस्ट प्रोडक्शन में देर तक कौन से अतिरिक्त एवेंजर्स चरित्र दिखाई देंगे। 11-9 बैनर और डेनवर्स को इसलिए चुना गया क्योंकि वे क्रमशः एमसीयू के विज्ञान और अंतरिक्ष पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते। 119 क्रेटन ने मजाक में यह भी स्वीकार किया कि लार्सन की उपस्थिति ने उनकी फिल्मों में दिखाई देने की लकीर को जारी रखा, जब दोनों ने शॉर्ट टर्म 12, द ग्लास कैसल 2017 और जस्ट मर्सी 2019 में एक साथ काम किया था। 42-43 रफालो और लार्सन ने 2021 की शुरुआत में फिल्म की अतिरिक्त फोटोग्राफी के दौरान अपनी भूमिकाएं फिल्माई। 119 फीगे ने कहा कि यह दृश्य दर्शाता है कि शांगची एमसीयू के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसकी तुलना आयरन मैन के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में निक फ्यूरी की उपस्थिति से की जाती है। दृश्य प्रभाव क्रिस्टोफर टाउनसेंड को फिल्म के लिए विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 11 अलग अलग विक्रेताओं के साथ काम किया और ऑस्ट्रेलिया स्थित जो फेरेल को अन्य 5 विक्रेताओं के साथ काम करने वाले अतिरिक्त पर्यवेक्षक के रूप में काम पर रखा। उन्होंने फिल्म के लिए 1700 से अधिक विजुअल इफेक्ट्स शॉट्स बनाए।
फेरेल ने सिडनी में बस सीक्वेंस की निगरानी की और शूटिंग के सैन फ्रांसिस्को हिस्से के लिए दूर से और कहा कि यह सबसे जटिल दृश्यों में से एक था जिस पर उन्होंने और टाउनसेंड ने काम किया था। इस दृश्य में 168 शॉट थे, जिनमें से 40 से 50 ज्यादातर डिजिटल थे। पर्यावरण के लिए बस, इमारतों और लोगों के लिए डिजिटल टुकड़ों की आवश्यकता थी। फेरेल ने कहा कि सीक्वेंस की गति ने संपादन को मुश्किल बना दिया, खासकर नौ यात्रियों के संबंध में। उन्हें हर समय यह जानने के लिए मैप किया गया था कि वे कहाँ हैं और कभी-कभी उन्हें डिजिटल रूप से इधर-उधर ले जाया जाता था। क्योंकि मकाऊ की लड़ाई एक कांच की इमारत के बाहर मचान पर होती है, इसलिए रोडियो एफेक्स को अभिनेताओं के चारों ओर रोटोस्कोप करना पड़ा और पूरी पृष्ठभूमि को बदलना पड़ा। संदर्भ फिल्मांकन के आधार पर डाउनटाउन मकाऊ का एक डिजिटल संस्करण बनाया गया था, जिसकी फिर से फेरेल ने दूर से निगरानी की। 88 बाहरी वीडियो आइकन मार्वल स्टूडियोज की शांगची और द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स एंड क्रेडिट्स मेन ऑन एंड टाइटल सीक्वेंस फिल्म का मेन एंड टाइटल सीक्वेंस प्रस्तुत करता है। परसेप्शन के चैनल से यूट्यूब वीडियो। तालों का नक्शा यह निर्धारित करने के लिए कई पुनरावृत्तियों से गुजरा कि उस जानकारी को कैसे व्यक्त किया जाना चाहिए। क्रेटन को लगा कि पूरा दृश्य, जो पानी के प्रभाव का उपयोग करता है, कहानी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और दृश्य रूप से सुंदर है। 42 परसेप्शन द्वारा डिजाइन किया गया फिल्म का मुख्य एंड शीर्षक अनुक्रम भी पानी की गति पर केंद्रित है। 121 राइजिंग सन पिक्चर्स ने फिल्म में 300 से अधिक दृश्य प्रभाव शॉट्स का योगदान दिया और मुख्य रूप से तालों बनाने के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न स्थानों पर जंगल के भूगोल को आधारित किया और सिडनी में शूट की गई सामग्री से कुछ व्यावहारिक तत्वों के साथ इस डिजिटल वातावरण को एकीकृत किया। टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित फेशियल रिप्लेसमेंट के लिए एक उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट फॉर मशीन लर्निंग के साथ भी काम किया। शुरुआती विकास के दौरान हुंडन की छवियों को शामिल किया गया था, जिनके चेहरे नहीं हैं, जो फिल्म के लिए संभावित प्रेरणा के रूप में थे, और क्रेटन उन्हें देखने के बाद किसी तरह से फिल्म में एक को दिखाना चाहते थे। मॉरिस फिल्मांकन के दौरान एक हरे रंग की स्क्रीन ब्लॉब था। क्रेटन ने किंग्सले को उसमें जान फूंकने में मदद करने का श्रेय दिया, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि मॉरिस एक वास्तविक चरित्र था। चरित्र के लिए कई अलग अलग डिजाइनों का परीक्षण किया गया था, जिसमें से एक में उसे एक फटे हुए मुर्गे की तरह दिखाया गया था, लेकिन क्रिएटिव यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मॉरिस प्यारा बना रहे, जो चुनौतीपूर्ण था क्योंकि एक चरित्र की आंखें और चेहरा उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं। इस तरह वे उसके फर और पंखों के रूप पर निर्भर थे। 123 वेटा एफएक्स ने 10 रिंगों के निर्माण सहित फिल्म में 305 से अधिक दृश्य प्रभाव शॉट्स का योगदान दिया। वेटा दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक सीन वॉकर ने कहा कि वास्तविक दिखने वाले रिंगों को डिजिटल रूप से बनाना जटिल नहीं था, लेकिन प्रत्येक चरित्र के लिए सही चाल प्राप्त करना जटिल था। शांगची रिंगों का रक्षात्मक रूप से उपयोग करता है, जबकि वेनवू उन्हें आक्रामक तरीके से उपयोग करता है। फीच शुरू में चाहता था कि प्रत्येक रिंग की ऊर्जा का अपना रंग हो, जो कॉमिक बुक रिंगों के संदर्भ में हो, जिनमें से प्रत्येक की एक अलग क्षमता है, लेकिन उन्हें यह बहुत विचलित करने वाला लगा। 124 इसके बजाय रिंगों की ऊर्जा इस बात पर आधारित है कि उनका उपयोग कौन कर रहा है। शांगची के लिए गर्म नारंगी ऊर्जा और वेनवू के लिए ठंडा नीला रंग है। 125 वेटा ने अंतिम एक्शन अनुक्रम के लिए ग्रेट प्रोटेक्टर और डवेलरिंडार्कनेस का भी निर्माण किया। ग्रेट प्रोटेक्टर के तराजू शुरू में क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी के बर्तन और गोले पर आधारित थे। इससे पहले की टीम को एल्बिनो छिपकलियों, मगरमच्छों और सांपों की छवियां मिलीं, जो उन्हें लगा कि प्राणी के लिए एकदम सही संदर्भ हैं। फिर ड्रैगन के बालों को ऊपर से नकली बनाया गया। इसके विपरीत ड्वेलरिंडार्कनेस गैंडे और हाथी की खाल और बख्तरबंद छिपकलियों पर आधारित था। ड्वेलरिंडार्कनेस और उसके आत्मा खाने वाले जो आत्माएं खाते हैं, उनका उद्देश्य चक्रों के रंगीन दृश्य बनाना था, लेकिन अंततः इसे और अधिक सूक्ष्म प्रभाव के लिए कम कर दिया गया। संगीत मुख्य लेख शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स साउंड ट्रैक जोएल पी वेस्ट, जिन्होंने क्रेटन की पिछली 4 फिल्मों में संगीत दिया था, शांगची के लिए संगीत तैयार करने के लिए वापस लौटे। 127 उन्होंने स्वीकार किया कि यह अब तक की उनकी सबसे बड़ी फिल्म थी। वेस्ट ने फिल्म पर तब काम करना शुरू किया जब क्रेटन को काम पर रखा गया और फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया में अपने विचारों को विकसित किया। उन्होंने वेनवू के लिए अशुभ और
हावी संगीत और यिंगली के लिए अधिक आकाशीय संगीत लिखा और फिर इन्हें मिलाकर शांगची का संगीत बनाया क्योंकि कहानी उनके परिवार के दोनों पक्षों को स्वीकार करने के बारे में है। वेस्ट ने चीनी संगीत पर शोध करने में महीनों बिताए ताकि वे पारंपरिक चीनी तत्वों को मुख्य रूप से यिंगली और तालों के लिए संगीत में शामिल कर सकें। 128 जून 2021 तक लंदन के एबी रोड स्टूडियो में 70 पीस लंदन ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्डिंग हुई। 128 यूके चाइनीज एंसेंबल ने भी संगीत के लिए पारंपरिक चीनी वाद्ययंत्र और प्रदर्शन प्रदान किए। 128 फिल्म के स्कोर वाला एक एल्बम 1 सितंबर 2021 को मार्वल म्यूजिक और हॉलीवुड रिकॉर्ड्स द्वारा डिजिटल रूप से जारी किया गया था। 129 मार्वल म्यूजिक, हॉलीवुड रिकॉर्ड्स और इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स ने फिल्म की रिलीज से पहले उससे प्रेरित 4 अलग-अलग सिंगल्स भी जारी किए। 21 सैवेज और रिच ब्रायन द्वारा लेजी सुजैन, 130 निकी द्वारा एवरी समरटाइम, 131 डीजे स्नेक, रिक रॉस और रिच ब्रायन द्वारा रन इट, 132 और स्वेली और जेने एको द्वारा इन द डार्क, 133 जेजेलिन, सोवेटी, एंडरसन डॉट पार्क और एशियाई कलाकारों की अगली पीढ़ी के अन्य सदस्यों के गीतों के अलावा इनके साथ एक साउंड ट्रैक एल्बम 3 सितंबर को जारी किया गया था। इसका निर्माण सीन मियाशिरो और 88 राइजिंग द्वारा किया गया था, जिन्होंने क्रेटन के साथ मिलकर एल्बम में एशियाई अमेरिकी अनुभव के बारे में एक कहानी बताई थी, जिसमें सैन फ्रांसिस्को से विशेष प्रेरणा ली गई थी क्योंकि उस शहर को फिल्म में दिखाया गया है। 134 विपणन 19 अप्रैल 2021 को जो लियू का जन्मदिन था, उन्होंने फिल्म का पहला टीजर पोस्टर साझा किया। इसके तुरंत बाद मार्वल ने पहला टीजर ट्रेलर रिलीज किया। 73 वैरायटी के एडम बी वेरी ने महसूस किया कि आखिरकार लियू को शांगची के रूप में एक्शन में देखना संतुष्टिदायक था और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे टीजर ने विवरणों में और जानकारी प्रदान की जैसे कि फिल्म में मंदारिन को 10 अंगूठियां पहने हुए कैसे दिखाया जाएगा। 18 हफपोस्ट में कोल डेलबिक ने कहा कि आंखें खोलने वाला एक्शन पिछली एमसीयू फिल्मों में देखी गई किसी भी चीज से अलग था। 136 IO9 के लिए लिखते हुए रॉब ब्रिकेन को लगा कि टीजर ने अपने एक्शन से निराश नहीं किया, लेकिन पारिवारिक ड्रामा ने उन्हें फिल्म को आकर्षक बना दिया। 137 कोलाइडर के एडम चिटवुड ने टीजर को काफी शानदार कहा। इसकी कहानी और टोन की तुलना ब्लैक पैंथर से की और कहा कि शांगची टीजर के आधार पर एक रोमांचक, ताज़ा और नया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अनुभव लग रहा था। 73 पूर्वी एशिया के चीनी भाषी क्षेत्रों में पोस्टर और ट्रेलर के प्रति प्रतिक्रियाएं अधिक आलोचनात्मक थीं। टिप्पणीकारों का मानना था कि दोनों ने चीनी लोगों और संस्कृति के बारे में एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। 138 फिल्म का पहला पूर्ण ट्रेलर 24 जून 2021 को ESPN के NBA काउंटडाउन के दौरान रिलीज किया गया था। सीनेट के सीन कीन ने ट्रेलर में लेउंग को और अधिक देखने का आनंद लिया और लड़ाई के दृश्यों को सुपर प्रभावशाली कहा। वह ट्रेलर के अंत में एबोमिनेशन को शामिल करने से हैरान थे और उन्होंने कहा कि यह किरदार कॉमिक्स में उनके डिजाइन की तरह लग रहा था जब वह द इनक्रेडिबल हल्क में दिखाई दिए थे। 139 डिजिटल स्पाई की गैब्रिएला गीसिंजर को लगा कि फिल्म में एबोमिनेशन की भूमिका शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ में चरित्र की कहानी को स्थापित करने के लिए सिर्फ एक कैमियो उपस्थिति होगी, लेकिन यह भी महसूस किया कि एमसीयू के लिए इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। 140 IO9 के जर्मेन लुसियर, पॉलीगॉन की सुजाना पोलो और आर्स टेक्निका की जेनिफर ओलेट सभी को लगा कि ट्रेलर टीजर की तुलना में शांगची का बेहतर प्रदर्शन था। 141 142 143 ओलेट ने ट्रेलर के लिए अलग-अलग कथन पर प्रकाश डाला जो शांगची की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर विस्तार करता है। 143 लुसियर ने ट्रेलर में बहुत सारे नए दृश्य प्रभावों को भी नोट किया जो टीजर में नहीं थे और महसूस किया कि शांगची एक प्रसिद्ध चरित्र नहीं होने के बावजूद जल्द ही एक बड़ा स्टार बन जाएगा। 15 अगस्त 2021 को रॉन हान ने सैन गैब्रियल वैली में बॉयज एंड गर्ल्स क्लब में एशियाई अमेरिकी प्रशांत द्वीप समूह API बच्चों के लिए शांगची देखने के लिए धन जुटाने के लिए एक गोफंडमी अभियान बनाया। साथ ही अन्य लोगों के लिए अपने समुदायों के लिए समान अभियान बनाने के लिए एक बड़ा शांगची चैलेंज भी बनाया। यह चुनौती ब्लैक पैंथर के लिए बनाई गई एक समान चुनौती से प्रेरित थी। 144 145 महीने के अंत तक
एपीआई गैरलाभकारी संगठन गोल्ड हाउस ने एपीआई समुदाय और गैरलाभकारी समूहों के लिए फिल्म की निजी स्क्रीनिंग के लिए धन जुटाने हेतु शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स गोल्ड ओपन कम्युनिटी फंड बनाने के लिए गोफंडमी के साथ भागीदारी की। 145 मार्वल स्टूडियोज लीजेंड्स श्रृंखला का एक एपिसोड 1 सितंबर को जारी किया गया था। 147 फिल्म के प्रचार साझेदारों में सेंजो बेवरेजेस शामिल थे, जिसने लीची फ्लेवर का एक सीमित संस्करण जारी किया। माइक्रोसॉफ्ट 148 BMW, जिसने फिल्म के वैश्विक कार प्रायोजक के रूप में काम किया और फिल्म में BMW 9 और BMW M8 दिखाई दिए। 148 149 ओल्ड स्पाइस 150 और अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजकों में वीजा, वर्जिन प्लस, ग्रुपो TIM, मिक्रोन ग्रुप और BGF शामिल हैं। 148 मुक्त करना थिएट्रिकल शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का वर्ल्ड प्रीमियर 16 अगस्त 2021 को लॉस एंजल्स के हॉलीवुड में एल कैपिटन थिएटर और TCL चाइनीज थिएटर में हुआ था। 151, 152 और 25 अगस्त को सिनेमाकॉन में प्रदर्शित किया गया था। 153 यह फिल्म 1 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज हुई थी और अपने पहले सप्ताहांत के अंत तक 66% बाजारों में रिलीज हो चुकी थी। 154 यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 सितंबर को 155 4200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिनमें से 400 IMAX थे, 850 से अधिक प्रीमियम बड़े प्रारूप थे, 1503 D थे और अतिरिक्त 275 D बॉक्स, 4 DX और स्क्रीन एक्स प्रारूप थे। 154 शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स MCU के चरण 4 का हिस्सा है। 156 शांग-ची को पहले 12 फरवरी 2021 को चीनी नववर्ष के पहले दिन रिलीज किया जाना था। 157 इससे पहले इसे 7 मई 93 और फिर 9 जुलाई को स्थानांतरित कर दिया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई। 97 ब्लैक विडो को 9 जुलाई की रिलीज डेट पर ले जाने के बाद फिल्म मार्च 2021 में एक बार फिर सितंबर 2021 की तारीख में स्थानांतरित हो गई। 111 ऑस्ट्रेलिया में शांग-ची को 2 सितंबर को रिलीज किया गया था, जिसे न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में 16 सितंबर को कोविड-19 से संबंधित राज्य लॉकडाउन के कारण योजनाबद्ध रिलीज के साथ रिलीज किया गया था। 158 इसे अंततः 11 अक्टूबर को न्यू साउथ वेल्स में रिलीज किया गया, जब राज्य में थिएटर फिर से खुल गए। 159 फिल्म को 45 दिनों के लिए विशेष रूप से थिएट्रिकल रिलीज किया गया था, बजाय इसके कि इसे ब्लैक विडो की तरह सिनेमाघरों और डिज्नी प्लस पर प्रीमियर एक्सेस के साथ एक साथ रिलीज किया जाए। 155 अगस्त 2021 में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट मामलों में वृद्धि के साथ डिज्नी के CEO बॉब चापेक ने बताया कि फिल्म तार्किक कारणों से अपनी 45 दिवसीय विंडो के लिए केवल थिएटर में ही रहेगी और कहा कि यह विंडो कंपनी के लिए यह जानने का एक दिलचस्प प्रयोग था कि उपभोक्ता उनकी फिल्मों को कैसे देखना चाहते हैं। 160 161 लियू ने चापेक द्वारा फिल्म को एक प्रयोग कहने पर आपत्ति जताई, लेकिन बाद में फीगे ने कहा कि लियू की प्रतिक्रिया चापेक के इरादे की गलतफहमी पर आधारित प्रतीत होती है। 162 मई 2021 में एक चीनी राज्य मीडिया रिपोर्ट ने शांग-ची, साथ ही मार्वल के इटर्नल्स को अपनी आगामी MCU फिल्मों की सूची से बाहर कर दिया। वैराइटी ने नोट किया कि इससे अफवाहों को बल मिला कि फिल्में चीन में रिलीज नहीं होंगी। 138 सितंबर 2021 में डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि चीन में एक नाटकीय रिलीज की संभावना नहीं थी, क्योंकि लियू ने 2017 में CBC के साथ एक साक्षात्कार में टिप्पणी की थी जिसमें चीन में रहने वाले अपने माता-पिता के नकारात्मक अनुभवों का संदर्भ दिया था। 163 डिज्नी ने अभी भी अक्टूबर में चीन में फिल्म की रिलीज को निर्धारित किया जाना के रूप में सूचीबद्ध किया है। 164 लेकिन अंततः इसे देश में एक नाटकीय रिलीज नहीं मिली। होम मीडिया फिल्म को 12 नवंबर 2021 को डिजिटल डाउनलोड पर रिलीज किया गया। 166 साथ ही डिज्नी प्लस पर सेवा के डिज्नी प्लस डे उत्सव के हिस्से के रूप में। 167 डिज्नी प्लस को फिल्म का IMAX एनहांस्ड संस्करण भी मिला। 168 इसे 30 नवंबर को अल्ट्रा HD ब्लूरे और DVD पर रिलीज किया गया। फिल्म के होम मीडिया में ऑडियो कमेंट्री, हटाए गए दृश्य, एक गैग रील और कई बिहाइंड द सीन फीचर शामिल हैं। 166
डिज्नी प्लस पर शांगची की रिलीज के बाद दर्शक ट्रैकिंग एप्लीकेशन सांबा टीवी ने बताया कि उपलब्धता के पहले सप्ताहांत में 1.7 मिलियन से अधिक अमेरिकी घरों ने फिल्म देखी। सांबा टीवी ने यूनाइटेड किंगडम 2,50,000, जर्मनी 85,000 और ऑस्ट्रेलिया 17,000 के दर्शकों की संख्या की भी रिपोर्ट की 169, जबकि टीवी टाइम ने बताया कि यह उसी समय सीमा के दौरान संयुक्त राज्य में सबसे अधिक स्ट्रीम की गई फिल्म थी। 170। नीलसन ने कहा कि यह नेटफ्लिक्स की रेड नोटिस के बाद दूसरी सबसे अधिक स्ट्रीम की गई फिल्म थी, जिसके पहले सप्ताह में 1.072 बिलियन मिनट की दर्शक संख्या थी। एशियाई अमेरिकियों ने दर्शकों का 10% हिस्सा बनाया। 171। यह फिल्म अगले हफ्तों में नीलसन और टीवी टाइम के चार्ट में शीर्ष 5 में रही। 172, 173 और टीवी टाइम ने कहा कि यह 2021 में वैश्विक स्तर पर छठी सबसे अधिक स्ट्रीम की गई फिल्म थी। 174। यह फिल्म एमपीडी वीडियो स्कैन फर्स्ट अलर्ट चार्ट पर नंबर 1 थी, जो डीवीडी और ब्लूरे की संयुक्त बिक्री और 2 सप्ताह के लिए समर्पित ब्लूरे बिक्री चार्ट को ट्रैक करता है। 175, 176। एमपीडी समूह के अनुसार यह दिसंबर 2021 के लिए डिस्क पर तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला शीर्षक था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $224.5 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $207.7 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $432.2 मिलियन की कमाई हुई। 4-5। यह मजदूर दिवस सप्ताहांत पर रिलीज होने वाली अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 148 और आईमैक्स से दुनिया भर में $13.2 मिलियन की कमाई की, जो मजदूर दिवस सप्ताहांत का एक और रिकॉर्ड है। 178। शांगची ने अपने शुरुआती दिन $29.6 मिलियन कमाए, जिसमें इसके गुरुवार रात के प्रीव्यू से $8.8 मिलियन शामिल थे। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से यह तीसरा सबसे अच्छा ओपनिंग डे था। गुरुवार रात के प्रीव्यू की कमाई ब्लैक विडो $13.2 मिलियन के बाद महामारी की दूसरी सबसे बड़ी कमाई थी। इसने अपने 3 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड में $75.5 मिलियन की कमाई की, जो ब्लैक विडो $80.3 मिलियन के बाद महामारी की दूसरी सबसे बड़ी कमाई थी। आईमैक्स ने $8 मिलियन का योगदान दिया, जो कि मजदूर दिवस सप्ताहांत रिलीज का रिकॉर्ड था। फिल्म ने 4 दिवसीय मजदूर दिवस सप्ताहांत में $94.67 मिलियन की कमाई की। एलोवीन 2007 के $30.6 मिलियन को पार करते हुए यह अब तक की सबसे बड़ी मजदूर दिवस सप्ताहांत ओपनिंग बन गई। 148। फिल्म ने 5 दिनों में $100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 179। शांगची अपने दूसरे सप्ताहांत में नंबर 1 फिल्म बनी रही, जिसने $35.8 मिलियन की कमाई की, जो महामारी का सबसे बड़ा दूसरा सप्ताहांत था। 180 और अपने तीसरे सप्ताहांत में जब इसने $21.7 मिलियन कमाए, यह सितंबर में रिलीज के लिए इट 2017 के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीसरा सप्ताहांत था। 181। यह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 और ब्लैक पैंथर के बाद तीसरी एमसीयू फिल्म थी जो लगातार 4 हफ्तों तक शीर्ष फिल्म बनी रही। 182 और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $200 मिलियन को पार करने वाली महामारी युग की पहली फिल्म थी जब इसने 30 सितंबर को ऐसा किया था। 183। यह अपने 5वें सप्ताहांत में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 184, 186, 187। फिल्म ने स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद 2021 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉक्स ऑफिस पर अपना प्रदर्शन समाप्त किया। 188। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 41 बाजारों से $56.2 मिलियन की कमाई की, जो कई में नंबर 1 रही। 178। यूनाइटेड किंगडम रिलीज में महामारी का सबसे बड़ा ओपनिंग डे था। 148 और $7.7 मिलियन के साथ महामारी का सबसे बड़ा 3 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड था। हांगकांग में फिल्म ने सितंबर के सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड का निर्माण किया, साथ ही महामारी के दौरान दूसरी सबसे अच्छी ओपनिंग की। डेडलाइन हॉलीवुड की नैन्सी टाटाग्लियोन ने कहा कि दक्षिण कोरिया की $6.5 मिलियन की ओपनिंग बाजार और एक एमसीयू फिल्म के लिए एक अंडर परफॉर्मेंस थी, हालांकि यह कई हफ्तों में वहां नंबर 1 पर खुलने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म थी। 178। अपने दूसरे सप्ताहांत में
फिल्म ने 42 बाजारों से $35.2 मिलियन कमाए। 190 इंडोनेशिया में खुलने पर यह फिल्म अपने चौथे सप्ताहांत में सभी क्षेत्रों में नंबर 1 पर रही। यह $1.2 मिलियन के साथ वहां भी नंबर 1 पर थी। 191 शांगची 9 सप्ताहांतों के लिए ऑस्ट्रेलिया में शीर्ष फिल्म थी, जिसका सबसे अधिक कमाई वाला दिन 31 अक्टूबर 2021 को आया। 192 अक्टूबर 2021 तक फिल्म के सबसे बड़े बाजार यूनाइटेड किंगडम $27.1 मिलियन, दक्षिण कोरिया $14.9 मिलियन और फ्रांस $11.5 मिलियन। दोस्तों बात की जाए इसकी एक तरह से अपकमिंग पार्ट की रिलीजिंग डेट के बारे में, तो वो हमें एक तरह से देखने को मिलेगा अपकमिंग 2024 में। और साथ ही साथ 132 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है और 150 से लगभग 200 मिलियन का इसका बजट था। बाकी इस पिछले पार्ट ने जो कलेक्शन किया 432 मिलियन का था, जो कि इसके लिए सुपर डुपर हिट था। बाकी दोस्तों सारी कुछ अपडेट मैंने इसके बारे में आपको बता दी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।